अगर नया घर बना रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको पूरी डिटेल में देने वाला हूं। मतलब शुरू से लेके एंड तक 50 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको अगर पता होंगे, जहां आप करोगे आपका घर सही से भी बनेगा, बजट में भी रहेगा, ना कोई आपको बेवकूफ बना पाएगा, और आप आराम से अपना घर बना सकते हो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ। क्योंकि विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, थोड़ा बहुत खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कि मटेरियल आप खुद से लाके दो और लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो। वो तभी पॉसिबल होता है जब आपको ये 50 पॉइंट पता होंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि 50 पॉइंट कवर करने हैं शुरू से एंड तक, फिनिशिंग तक, कि आपके घर में ताला लग जाए। और शुरू कहां से हो? खुदाई से। तो सबसे पहला काम क्या होता है? प्लानिंग का फेज। मैं फेज बाय बताता जाऊंगा आपको। सबसे पहला ही फेज क्या होता है आपका? प्लानिंग और लीगल का। मतलब जो आपने प्लॉट लिया है वो पहली चीज है, उसकी रजिस्ट्री और ओनरशिप समझ लेना। अगर म्युनिसिपल के अंदर आता है तो वो भी पता कर लेना, क्योंकि म्युनिसिपल से आपको नक्शा पास करवाना पड़ेगा। नहीं तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तभी म्युनिसिपल वाले आएंगे और काम रुकवा देंगे। और साथ ही साथ उनके कुछ रूल्स भी होते हैं कि कितनी घर के आगे जगह छोड़नी है, पीछे जगह छोड़नी है, बिल्डिंग वाई लॉज होते हैं, वो पता कर लेना। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप नया प्लॉट लेते हो कुछ भी करते हो तो पता कर लेना वो रेजिडेंशियल लैंड है या एग्रीकल्चर। देखो रेजिडेंशियल ही लेना, एग्रीकल्चर लोगे बाद में चक्कर पड़ने वाला है, दिक्कत आने वाली है। फिर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा म्युनिसिपल से तो अपना पास करवाना ही करवाना है नक्शा। म्युनिसिपल से क्या क्या पास करवाना है? एक तो आपका जो 2D लेआउट होता है, मतलब जिसमें आपको दिखता है कि कहाँ कहाँ कौन सा कमरा आएगा, कहाँ प्लिंथ आएगा, और साथ ही साथ उसके आपको पास करवानी है उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल कि सरिया क्या दोगे, ये सारा मतलब पूरा ओवरऑल वो आपसे मांग ही लेंगे। जब मतलब मस्ट ये चीज है कि उनसे पास करवा लो। अगली चीज क्या करनी है आपको? पहले फेज में ही अपना बजट डिसाइड कर लेना है कि आपको कैसा घर बनाना है। मतलब उसके लिए बेस्ट चीज क्या होती है? आपको आजकल यूट्यूब, पिंटरेस्ट, गूगल, चैट जीपीटी वगैरह सब में आपको दिख जाएगा कि आपका घर दिखेगा कैसा। मतलब आपको अगर 1000 स्क्वायर फीट पे घर बनाना है या 2000 स्क्वायर फीट, तो आपको आइडिया होगा कि मेरा घर सामने से ऐसा दिखना चाहिए। और बाकी तो आप खुद फैमिली सब बैठ के डिसाइड कर लो कि हमें एक रूम चाहिए, हमें ये चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए। वो सब डिसाइड आपको पहले फेज में कर लेना है। और जब डिसाइड कर लिया, फिर आपका बजट है 20 लाख, 30 लाख, तो उसका 10 से 20% आगे पीछे हो सकता है। मतलब आगे ही होगा, पीछे तो नहीं होगा, तो उतना लेके चलना ही चलना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा घर ऐसा कुछ दिखेगा, मेरे को ऐसा कमरा चाहिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आर्किटेक्ट या जो डॉटमैन होता है उसको हायर करना है। और मैं तो सबसे पहली रिकमेंडेशन ये रहती है कि लोकल एरिया से ही अपना आर्किटेक्ट या डॉटमैन हायर करना। ऑनलाइन तभी जाना जब लोकली नहीं मिल रहा हो आपको। लोकली का फायदा ये होता है उसको मिट्टी का आपका पता है कि वहाँ मिट्टी कैसी है, वहाँ लोकेशन कैसी है, वो आपको चूना मार के आके दे देगा, सब कुछ करके देता है। ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। पहले लोकली पता करना है। जब उसको आपने डिसाइड तो किया होगा मेरे को घर ऐसा चाहिए, फिर आपको आर्किटेक्ट को दिखाओगे, उसको आपका कंसेप्ट समझ आएगा, आपको मतलब चाहिए क्या। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि मेरे को इतने बेडरूम चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए, या जो भी है। तो आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवा लो, ड्राइंग बना लो। 3 ड्राइंग बनानी है आपको। सबसे पहली बनानी है अपना 2D प्लान जो रहता है, दूसरी आपको स्ट्रक्चर की डिटेल बनानी है, तीसरी आपको उसकी एलिवेशन दिखानी है कि एलिवेशन कैसे दिखने वाली है। फिर बाकी बहुत होती है, इलेक्ट्रिक की ड्राइंग होती है, प्लम्बिंग की ड्राइंग होती है, अंदर का इंटीरियर 2D लेआउट होता है, 3D लेआउट होता है, सब कुछ फर्नीचर लेआउट होता है। वो आप पे डिपेंड है कि आपको क्या लेना है। बेसिक आपको ये चीज़ें लेनी है। और अगर आप वास्तु फॉलो करते हो, मतलब वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, तो वास्तु भी आपको उसको मेंशन करना है कि मेरे को वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, ठीक है। ये चीज़ होता है। और साथ ही साथ जब भी आप घर का नक्शा बनवाने जाओ, जो पहला फेज रहता है हमारा, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अगर ग्राउंड फ्लोर बनाना है सिर्फ, लेकिन आपको G+1, G+2 का लेआउट लेके जाना, मतलब फ्यूचर प्लानिंग साथ में लेके चलना। क्योंकि हर कोई एक्सटेंशन करता है, 90% लोग एक्सटेंशन करते हैं और उनकी फाउंडेशन फुटिंग होती है 1 स्टोरी की। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। फैमिली नीड के हिसाब से घर बनाना है, खुद के हिसाब से नहीं। मतलब सबको बिठा के एक बार पूछ लो क्या चाहिए, और फ्यूचर को 1 स्टोरी का एक्स्ट्रा ही सरिया उसमें घर में डलवाना। और साथ भी जब प्लान करो प्रॉपर, आपकी जो पार्किंग है उसको प्लान करो, अपना गार्डन प्लान करो, हर चीज प्लान करके ही करो। ये फेज 1 हो गया। और इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन सा हायर करना है, लेबर या फुल मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं तो मस्ट रिकमेंड यही करता हूँ आपको कि अगर
आपके पास टाइम नहीं है, जहाँ सब कुछ सही है, तो आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ जा सकते हो। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर कौन सा हो गया, जिसको आपने विद मटेरियल काम दे देना है, मतलब पूरा आपको उसको सौंप देना है कि मटेरियल भी तू लाएगा और लेबर भी तू लाएगा। तो वो नॉर्मल रेट जो चल रहा है वो 1600 रुपया स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो वो 16 लाख रुपए लेगा। तो फिर दूसरा होता है कि जो हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको 180 रुपये से शुरू हो जाएगा पर स्क्वायर फीट। तो आपको क्या करना है, मटेरियल खुद ला के देना है और वो बाकी करेगा। तो ये चीजें आपको डिसाइड कर लेनी है। और जब भी आपको उससे काम करवाना है, मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा कि आपको क्या करना है, एग्रीमेंट बना लेना। भले लेबर कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हो, भले विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हो, एग्रीमेंट क्या हो गया, उससे लिखवा लो कि हमारा इतना एरिया। क्योंकि जब भी आप किसी ठेकेदार को काम देने जाओगे, उससे ऐसे रेट नहीं लेना। जो ड्राइंग्स आपने बनाई है ना, वो ड्राइंग्स उसको दिखाओ, वो ड्राइंग देखेगा कि इसमें क्या सरिया है, क्या प्लान है, फिर उस हिसाब से आपको रेट डिसाइड करेगा। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि उससे लिखवा लो कि इतने स्क्वायर फीट का घर है आपका, क्योंकि स्लैब नापेगा जो भी लगेगा वो तो ड्राइंग पे दिख रहा होगा। तो आपका 15 लाख रुपए बिल बनेगा, 16 लाख रुपए बिल बनेगा या 20 लाख रुपए, जितना भी बिल बनेगा, तो वो पहले ही लिखवा लो। नहीं तो होता क्या है, वो फिर अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं, सीढ़ी अलग लेते हैं, आपकी पैरापेट अलग बोलेंगे। तो वो पहले ही रेट आपका फिक्स होना चाहिए। रेट के साथ आपका फिक्स होना चाहिए कि कब कब उसको पेमेंट देनी। ये पहला फेज खत्म हो गया प्लानिंग का हमारा। दूसरा फेज आता है प्री कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले। शुरू होने से पहले क्या होता है, आपको क्या करना है, सॉइल टेस्ट करवा लेने। जब ये तो पहले फेज में ही हो जाता है जब आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग बना रहे हो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि सॉइल टेस्ट करवा लो। आपको पता चलेगा आपकी सॉइल कैसी है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कि वो आपके कितना 2 स्टोरी उठा सकता है, 3 स्टोरी। तो उस हिसाब से फुटिंग डिसाइड होती है, ठीक है, फाउंडेशन डिसाइड होती है। तो वो मस्ट करवा लेना है। और साथ ही साथ फिर आपको बोरवेल भी लगवा लो, क्योंकि आजकल पानी का सोर्स का बहुत इश्यू रहता है। तो बोरवेल पहले ही करवानी है। साइड क्लीनिंग करवा लो, टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी ले आओ साइड पे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखने के लिए स्पेस कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर आपकी जो ड्राइंग सी स्ट्रक्चरल वाली, ठीक है, वो अप्रूव करवा लो। और कि उसमें कौन सा सरिया लगेगा, सीमेंट कौन सा लगने वाला है, ये सब कुछ कौन स्ट्रक्चरल इंजीनियर बता देगा। सीमेंट भी, स्टील भी, जब ब्रिक लगानी है या WAC ब्लॉक लगाना है, ये भी आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बता देगा। ये सब चीज़ें वो क्लियर कर देगा। फिर हमारी शुरू होती है कंस्ट्रक्शन। देखो, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले हमने ठेकेदार भी ले आया, सब कुछ ले आया। अब कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक्सकवेशन शुरू करवानी है। उसने कहा था, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर था, उसने कहा था 5 से 6 फीट आपको क्या करना है, आपको खड्डा करना है। लेकिन अगर 5 से 6 फीट में आपको हार्ड स्टार्टर नहीं मिलता है, पत्थर नहीं दिखता है कुछ भी, तो मेरी रिकमेंडेशन है 1-1.5 फीट एक्स्ट्रा जाना है। मतलब फाउंडेशन में कॉम्प्रोमाइज कभी मत करो। फाउंडेशन में कॉम्प्रोमाइज करोगे, आगे आगे अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत इन्वायरमेंट हार्श होने वाला है। तो अगर आपका घर कमजोर होगा तो दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको क्या करवाना है, प्रॉपर डेप्थ उसकी करवानी है। उसके हिसाब से जो ड्राइंग में सरिया लिखा है वो आपको सरिया बंधवाना है उससे। वो चीज़ें चेक करते रहनी है आपको ना, जब आप ड्राइंग बनाओगे, क्योंकि ड्राइंग इजी होती है। जो रेजिडेंशियल घर की जो आर्किटेक्ट वगैरह बनाते हैं सिंपल होती है, वो कोई भी देखेगा उसको समझ आ जाएगी कि क्या क्या सरिया दिया हुआ। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, जब काम चल रहा है तो ड्राइंग्स देखो थोड़ी, कि जो ठेकेदार सरिया डाल रहा है वो सही डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, वो सब चीज़ें। क्योंकि हमारे चैनल पे या यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है कि क्या क्या चेक करना होता है, वो देख के ही घर बनाओ। दूसरा, उसमें जो कॉलम वगैरह वो दे रहे हैं, बीम वगैरह थे, उसकी अलाइनमेंट चेक करो कि वो सीधे हैं कि नहीं, टेढ़े हैं या कैसे, वो देखने से आइडिया लग जाएगा। मतलब सुपरविजन आपको करनी पड़ेगी, साइड पे आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ठेकेदार भी हायर कर लिया, दूसरा कोई एक ऐसा बंदा हायर कर लिया 8-10 हज़ार रुपये में, वो जो काम चल रहा है उसको चेक करता रहेगा, रिपोर्ट आपको दे देगा। थोड़ी देर लगेगी, 10 दिन भी नहीं लगेंगे, दोनों सुपरवाइजर और ठेकेदार मिल सकते हैं, तो फिर तो बिल्कुल कवाड़ा हो गया घर का। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, भले आपको शाम को टाइम लगता है, 2 दिन बाद टाइम लगता है, 3 दिन बाद टाइम लगता है, आप जाइए वहाँ सुपरवाइज करिए। बाकी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सुपरविजन करते हैं। वो कैसे करते हैं, आप हमें फोटोज़ वीडियोज़ भेजिए, तो उससे हम जज कर लेते हैं कि घर की क्वालिटी कैसे चल रही है, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो कंसल्टेशन कॉल या पूरे घर को भी हम कंसल्ट करते हैं शुरू से एंड तक, उसके चार्जेस रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्यूरिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी गर्मी में अगर घर बना रहे हो तो तराई डेली करवाओ। मतलब तराई क्या हो गया, उसको पानी ईंट को भी चाहिए, कंक्रीट को भी चाहिए, तो पिलर बीम सब चीज़ों को 10 दिन तक तो तराई करनी ही करनी है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बड़े लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग
एटीटी नहीं करनी है साइड पे, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ये मस्ट होता है। आपको साइड पे एटीटी पहले कर लेनी है, वहाँ पे ना तो सांप आएंगे, ना दीमक आएंगे, ना कुछ आएगा। तो उससे होता क्या है, हमारे घर की स्ट्रेंथ बनी रहती है, नीचे कीड़े या चूहे आपकी मिट्टी नहीं निकाल दें और आपकी फाउंडेशन नहीं बैठ जाए। ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ जब भी ऐसे स्टेज पे हो आपका प्लिंथ या कॉलम या ब्रिक वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे वाटरप्रूफिंग का भी ध्यान रखना। जैसे प्लिंथ के ऊपर डीपीसी की जाती है कि आपका पानी ऊपर दीवारों पे नहीं आए, नहीं तो पपड़ी बन जाती है। तो वो चीज़ें वाटरप्रूफिंग साथ साथ में करते रहना। अगली चीज आपको क्या करनी है, डोर और विंडो की ओपनिंग एक्यूरेट रखो, मतलब जितने बड़े साइज रख सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन भी होती है और देखने में भी वो घर अच्छा लगता है जिसकी डोर विंडोज बड़े होते हैं। तो ये चीज भी आपको कॉन्सेप्ट रखने ही रखना है। और डोर विंडोज के साथ आपको लिंटल और कंक्रीट बैंड देना ही है। 3 फुट पे क्या होता है, पूरे घर में कंक्रीट का एक बैंड डाला जाता है, वो डालना है। 7 फीट पे लिंटल होता है, पूरे घर में लिंटल डालना है। इसका फायदा ये होता है कि नीचे अगर फाउंडेशन बैठती है, थोड़ी बहुत सेटलमेंट होती है, जब पूरा घर बन जाता है तो आपके घर में क्रैक्स दिखना नहीं शुरू होते। और साथ ही साथ जब आप स्टेयर केस बनाओ उसको देखो प्रॉपर कंफर्टेबल है नहीं, क्योंकि कम देखो लुक के चक्कर में ऐसी स्टेयर मत बना देना जो चढ़ने उतरने में दिक्कत आए। तो प्रॉपर ये है कि स्टेयर केस आपको डेली चढ़नी है, आप एज्ड भी होंगे तो उसका साइज प्रॉपर डिजाइन करवाना, ये मैं बोलूँगा आपको। ठीक है, और जब आप छत बना रहे हो, ठीक है, उसमें जो स्लोप वगैरह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्लोप वगैरह नहीं देंगे तो सीलन आने वाली है। ये भी हो गया आपका काम। फिर आपका जो 30वां पॉइंट है, 30 पॉइंट है, वो है कि आपको जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की है, मैं तो पहले रिकमेंड यही करता हूँ कि आपको अगर आइडिया नहीं है तो उसकी ड्राइंग बनवा लो, उसका प्लान लेआउट बनवा लो कि कहाँ कहाँ से पाइप जाएगी, कहाँ कहाँ से बिजली की लाइन जाएगी। क्योंकि उससे होगा क्या, प्रॉपर तरीके से हर जगह, क्योंकि इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को पता होता है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है। क्योंकि आप नया घर बना रहे हो, आपको इतना आइडिया नहीं होगा, तो वो आपको आइडिया है तो आप पहले ही प्लम्बर को बोल दो, नहीं तो उसको बोल दो, वो अपने हिसाब से पॉइंट्स लिखवा देगा कि फ्यूचर में भी, फ्यूचर को लेके ही घर बनाना होता है, तो वो हमेशा ये चीज़ रहेगी। और साथ ही साथ वाटर प्रूफिंग का तो मैंने मस्ट कहा, बाथरूम, आपके छत, वाटर प्रूफिंग के बिना घर आधा हो जाता है, उसकी आधी लाइफ हो जाती है। तो वाटर प्रूफिंग मस्ट आपको करवानी है, भले बाथरूम में भले टेरेस है। फिर साथ ही साथ जैसे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स हैं, मैंने कहा फ्यूचर के लिए पहले ही डिसाइड करके रखो। और जो स्विच बोर्ड्स हैं उनकी हाइट, वो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ड्राइंग बनवा लो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की। 10 से 15 हज़ार रुपये लगेगा, लेकिन वो वसूल है, क्योंकि आपको प्रॉपर से पूरी जगह लाइनें हो जाएंगी। और जब भी फ्यूचर में कभी कुछ मेंटेनेंस करनी होगी, नया काम करना होगा, आपके पास ड्राइंग होगी तो आप दिखा सकते हो यहाँ यहाँ से वो चीज़ें हुई हैं। बाकी जो वायर्स है वो भी आपको अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। प्लम्बिंग की पाइप्स भी, वायर जो आपको यूज़ करनी है FRLS, जो इतनी जल्दी आग नहीं लगती, अच्छी होती है। प्लम्बिंग की पाइप कौन सी यूज़ करनी है, CPVC SDR 11 वाली। तो ये चीज़ें भी। दूसरा जो एसी पहले ही डिसाइड कर लो कि एसी कहाँ लगाने, एसी की पाइपिंग, ड्रेन लाइन सब डिसाइड होगा। या इन्वर्टर लगाओगे, सोलर लगाओगे, प्रॉपर डिसाइड होगा तो अंदर ही वो सारी रहेंगी उसकी लाइंस। नहीं तो होता क्या है, पहले लोग घर बना लेते हैं, बाद में एसी लगवाते हैं, उसकी ड्रेन पाइप सामने दिख रही है, इन्वर्टर सामने दिख रहा है। सब चीज़ें पहले फ्यूचर प्लानिंग लेके चलो, टीवी, इन्वर्टर, वायरिंग, सब कुछ, अर्थिंग, ये हाइड करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका चौथा फेज हो गया घर की कंस्ट्रक्शन। 5th फेज क्या रहता है, जो प्लास्टर आप करने वाले हो, प्रॉपर से प्लास्टर को चेक कर लो। जब प्लास्टर हो जाए, अगर वो स्मूथ नहीं है, उस पर पुट्टी करवाओ या POP पन्निंग, फिर प्राइमर। तो जो आप पेंट उस पर लगाओगे तो वो अच्छा दिखेगा। और हमेशा जब घर में पेंट लगाना है, मेरे ख्याल में तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप लाइट, मतलब जो लाइटर रहता है, जो पेस्टल शेड्स हैं, वो करोगे तो ट्रेंडी और लग्जस अपने आप लगने वाला है। फ्लोरिंग के लिए टाइल या मार्बल, दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। मार्बल थोड़ा महंगा पड़ता है, टाइल थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। मार्बल थोड़ा प्रीमियम लगता है, टाइल भी आजकल प्रीमियम आने लग पड़ी है। मार्बल की लाइफ है, टाइल की थोड़ी कम लाइफ है, स्केचेस ज़्यादा दिखते हैं। तो दोनों आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। जो एक टिप्स दे देता हूँ, जो स्कर्टिंग हम लगाते हैं फ्लोरिंग में, तो वो थोड़ी प्लास्टर के अंदर फ्लश करके रखना, बहुत प्रीमियम लगती है। बाहर थोड़ी अजीब सी लगती है, अगर प्रीमियम लुक चाहती है तो अंदर उसको फ्लश कर दो, दीवार के एक लेवल में आ जाए आपकी। ठीक है, और फॉल सीलिंग भी ज़रूरत के हिसाब से दो। पूरे कमरे में फॉल सीलिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, आपका जो ड्राइंग रूम है,
जहाँ आपका बेडरूम है, जहाँ आपको चाहिए वहाँ हर जगह फॉल सीलिंग की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसी लाइट्स आ गई हैं जो प्लेन फॉल सीलिंग में भी बहुत ज़्यादा लग्जरी फील देती हैं। इंटरेक्ट लाइटिंग यूज़ करो, लग्जरी फील आएगी। जैसे सामने बल्ब या ट्यूबलाइट या कुछ सामने नहीं हो, जो इंटरेक्ट रहती है, जैसे कोप बने हुए हैं, बेड के पीछे से लाइट आ रही है, टीवी यूनिट के पीछे, तो वो प्रीमियम फील, लग्जरी फील आपके घर में देने वाली है। हमेशा क्या करना है आपको, मॉडल किचन जो है पहले प्लान कर लो। ऐसे मत किसी कारपेंटर को दे दो कि तू बना अपने हिसाब से, प्रॉपर से पूरा उसको प्लान करो कि कैसे कैसे वो दिखनी चाहिए, कौन सा मटेरियल, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस भी वही मांगते हैं, तो उसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। जो आपके हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, एक मैं लग्जरी टिप देता हूँ कि घर को अगर लग्जरियस और बनाना है, आप वार्डरोब बनाओगे, स्टोरेज कुछ भी बना रहे हो, मैचिंग हार्डवेयर यूज करो। जैसे आपके डोर पे हार्डवेयर है, जैसा आपका स्विच का कलर है, वैसा वार्डरोब का रखो, बहुत प्रीमियम से लुक आता है। मतलब अगर थीम को फॉलो करते हो, हर रूम की थीम को प्रॉपर से फॉलो करनी है। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आपको जो इंटीरियर अपना करवाना है ना, उसका प्रॉपर से पहले ड्राइंग बनवा लो। ये नहीं है कि आप ठेकेदार को दे दो, ठेकेदार तो अपने हिसाब से बना देगा। ड्राइंग का उसका 20 से 25-30 हज़ार रुपया लेते हैं, महंगा होता है ड्राइंग, इंटीरियर का ड्राइंग बनाना। उसमें आपको पूरा मेंशन होता है कि आपका दिखेगा कैसे, कौन सा मटेरियल लगाना। तो 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए भी 20-30 हज़ार रुपये बेसिक ले जाते हैं, तो जिसमें पूरा डिटेल होती है कि आपका घर दिखेगा कैसे, लगाना क्या मटेरियल, तो उससे क्या होगा, एक अच्छा इंटीरियर हो जाता है घर का। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। बोनस टिप दे देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा घर बनाने का। मैं बोलता हूँ ये 4 चीज़ें मस्ट करना, ठीक है, जब भी आप घर बनाओ। आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे ना, तो दिक्कत आएगी। कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को फुल एडवांस मत दो, पूरे पैसे दोगे तो आपको ही दिक्कत आने वाली है। हर स्टेज पे साइट विजिट करो, मैंने कहा 1-2 दिन के बाद या दिन डेली आपको साइट पे जाना पड़ेगा। मटेरियल खुद वेरीफाई करो, ब्रांड खुद का वेरीफाई करो, एग्रीमेंट पे लिखवा कर रखो। फोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड ज़रूर रखना कि क्या क्या लगा था क्या नहीं। मैं तभी बोलता हूँ हमें फ़ोटो वीडियोस भेजोगे तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। खुद भी रिकॉर्ड रखो, जल्दी के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना जब भी इंडिया में घर बनाओगे। ये 50 बातें थी, ऐसे ही मैं बोलता हूँ 500-600 बातें होती हैं जब हम घर बनाते हैं तो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो ये बेसिक था, मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसी वीडियो चाहते हो पार्ट 2 मस्ट लिखना कमेंट में, तो मैं पार्ट 2 ले आऊँगा। और 50 बातें होंगी जो शुरू से एंड तक होंगी, और 50 बातें, मैंने कहा 500-600 बात होती हैं जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो आई होप आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।